हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड अवर मेंस करंट अफेयर सीरीज, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इंटरनेशनल रिलेशन एक डायनामिक सब्जेक्ट है, इसीलिए करंट अफेयर्स का सिग्निफिकेंस इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेंस के तकरीबन सभी सवालों में जनरली हमने ये देखा कि आईआर के जो भी सवाल पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उसमें करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा है। सो दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द मेंस एग्जाम दिस ईयर। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है G20 ग्रुपिंग से रिलेटेड। समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली द G20 ग्रुपिंग, ठीक है, क्या उसका ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, इंडिया के लिए G20 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में इतना ज्यादा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभी रिसेंटली G20 ट्राइका की बहुत ज्यादा बात की गई है, तो पहले यही समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली G20 ट्राइका। सो G20 ट्राइका इज बेसिकली a Russian word which basically used for the organization of three nations। जब किसी ग्रुप में 3 देश शामिल होते हैं उसे ट्राइका कह दिया जाता है। सो G20 वैसे तो 20 देशों का समूह है जिसमें 19 नेशंस हैं और यूरोपियन यूनियन शामिल है, बट इसमें जो 3 प्रोमिनेंट नेशंस हैं जो ट्राइका को फॉर्म कर रहे हैं उनमें इटली, इंडिया एंड इंडोनेशिया, 3 आईज, ठीक है। और नेक्स्ट 3 सालों तक प्रेसिडेंसीज को हेल्ड करेंगे ये तीनों ही देश। अभी 2020 से 21 तक इटली ने हेल्ड किया है, 2021 से 22 तक, 2021 दिसंबर से 2022 तक इसे इंडोनेशिया हेल्ड करेगा एंड देन इट स्विच टू इंडिया, ठीक है। तो इनका बहुत ज्यादा तीनों ही देशों का G20 में सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा रहेगा। सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी सेशंस हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, सबमिट्स हो रहे हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं, वो इन तीनों देशों पर ही जिम्मेदारी एयर बाय एयर रहेगी। तो इसीलिए ये खबरों में रहा है। सो इंडिया ने भी रिसेंटली से ज्वाइन किया है, ठीक है। सो ये आपको जरूर याद रखना है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई जो G20 ऑर्गेनाइजेशन है ये बिलीव करती है इस आइडिया पे कि आप अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आप कभी भी आइसोलेट होकर प्रोग्रेस नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल प्रोस्पेरिटी इज इंटरडिपेंडेंट, तो सभी को साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं G20 के बारे में। सो इट वाज फॉर्म्ड इन 1999 को फॉर्मुलेशन हुआ था G20 नेशन का। स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव था उस समय, ऑब्जेक्टिव वाज प्योरली इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था कि भाई कैसे ग्लोबल इकोनॉमी को मिलकर जो है एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस शामिल हों और ग्लोबल क्राइसिस हो रहे हैं या ग्लोबल इकोनॉमी का एक प्रॉपर एजेंडा बनाया जा सके जो डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस को एक मंच पर लाके साथ इकट्ठा कर पाए। तो G20 इसीलिए फॉर्मुलेट किया गया था। 19 देश इसमें शामिल हैं प्लस यूरोपियन यूनियन, साथ ही साथ 2 रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए अबाउट G20 ग्रुपिंग। बहुत बार प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे, मेंस में तो बनता ही है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, इट्स अ ग्रुप ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस। अब 1999 की बात हो रही है, तब अब बहुत से ऐसे डेवलपिंग नेशंस हैं जो काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें ब्राजील है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, टर्की जैसे देश शामिल हैं। शायद उस समय और भी हालात खराब थे, ठीक है। तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए। These are the member nations, ठीक है, अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना। देखिए आप इसमें पार्टिसिपेशन देख सकते हैं, तकरीबन सभी कॉन्टिनेंट की पार्टिसिपेशन है कि अर्जेंटीना, ब्राजील जैसे देश लैटिन अमेरिकन, साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चाइना रिप्रेजेंट कर रहा है इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया को, ईस्ट एशिया को चाइना रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जापान, इंडिया जैसे देश ये पूरे एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इटली, जर्मनी जैसे देश जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके यूरोप को। तो तकरीबन हम कह सकते हैं सभी जो प्रमुख कॉन्टिनेंट हैं आपके, वहां से जो भी लीडिंग इकोनॉमिक पावर्स हैं वो इस ग्रुप में शामिल रही हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G20? बेसिक ऑब्जेक्टिव जरूर पता होने चाहिए। पहले तो एक पॉलिसी जो कोऑर्डिनेशन है मेंबर नेशंस के बीच वो बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न नेशंस ही शामिल हैं जिनके इंटरेस्ट सेम हो सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट काफी हद तक सिमिलैरिटी हो सकती है। यहां पे ईस्टर्न नेशंस भी शामिल हैं, हर कॉन्टिनेंट के लीडिंग इकोनॉमीज शामिल हैं, ठीक है। तो उनमें एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाए।
नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। 2008 इसका बहुत फाइनेस्ट एग्जांपल है भाई। 2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे तो G20 ने एक इकोनॉमिक एजेंडा, उसके बाद कैसे उससे निकल सकते हैं, कैसे उबर सकते हैं इकोनॉमी को ग्लोबली, ठीक है, उसका एक एजेंडा बनाया जिसे फर्दर सभी इकोनॉमी ने फॉलो किया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अदर देन दिस, प्रमोट फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड प्रिवेंट फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस। जैसे कोविड-19 का एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई अब कोविड-19 की वजह से ग्लोबली, चाहे डेवलप्ड नेशंस है या अंडर डेवलप्ड नेशंस हो और डेवलपिंग नेशंस, सभी को कोविड की वजह से नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, काम लोगों का चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, पॉवर्टी बढ़ी है। अब ऐसी फ्यूचर में अगर कोई सिचुएशन बने तो उससे कैसे निपटा जाए, तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। मतलब हम देखें तो इंटरेस्ट जो है प्राइमरीली आपके G20 के, वो है इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हालांकि विद द स्पेन ऑफ टाइम कुछ परिवर्तन आ रहे हैं और भी इश्यूज पे चर्चा की जा रही है, लाइक आपके टेररिज्म जैसे इशू पर बात की जा रही है या एनवायरमेंट हैजर्ड्स पे बात की जा रही है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ G20। अब क्या सिग्निफिकेंस है G20 का, इसको समझते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक रेलेवेंस को ही समझेंगे। क्या इकोनॉमिक रेलेवेंस है? देखिए G20 के जो मेंबर सदस्य हैं वो तकरीबन 85% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। 85% इज अ लॉइन शेयर। तकरीबन आप देख लीजिए कि सिर्फ 15% ही रह गया, 85% जीडीपी को ये लीड कर रहे हैं। अदर देन दिस, इंटरनेशनल जो ट्रेड है 75% ट्रेड जो है लेड बाय G20 नेशंस, ये 20 देश ही लीड कर रहे हैं। इसके अलावा 2/3 जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो इन मेंबर नेशंस की ही है, क्योंकि चाइना, इंडिया जैसे बड़े देश इसमें शामिल हैं। पॉइंट इज क्लियर? तो इसी से G20 ग्रुप की सिग्निफिकेंस हमें पता चल रही है। अदर देन दिस, हैव टू सेट अप ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा। जो भी एक ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा यहां बनाया जाता है फर्दर, क्योंकि अपने अपने रीजन की लीडिंग इकोनॉमीज शामिल हैं, तो फर्दर उस ग्लोबल एजेंडा को इंप्लीमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये सभी इकोनॉमिक्स। तो इसीलिए G20 में जो भी एजेंडा बनाया जाएगा वही फर्दर इंप्लीमेंट ग्लोबली किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशन। ये पहले भी बात कर ली हमने कि ऐसा नहीं है, जनरली जो ग्रुप्स बनते हैं वो रीजनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जैसे सार्क है या SCO बना है, क्वाड बना है, ठीक है, या फिर G7 जैसा ग्रुप है, तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन G20 एक ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप है UNGA के अलावा जो तकरीबन पूरे लीडिंग इकोनॉमीज को इकट्ठा करता है, एक मंच पर अपनी बातों को साझा करने का मौका देता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इट प्रोवाइड विजन एंड प्लेटफॉर्म फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज, या जो मार्केट्स हैं इमर्जिंग, उनके लिए। देखिए जब ये संस्था बनी थी तभी से ये कयास लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलने वाला है G20 का वो इन्हीं देशों को मिलेगा, जिसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, मैक्सिको, टर्की जैसे देश शामिल हैं, ठीक है, क्योंकि दीज आर द लीडिंग इकोनॉमीज और इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है, तो इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चले नेक्स्ट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं भाई, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिग्निफिकेंस है आपके G20 की। सबसे पहला है कि एक मंच भारत को मिल रहा है जहां पर वो ग्लोबल इश्यूज को उठा सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। 20-25 साल पहले व्हेन इंडिया स्पीक इंटरनेशनली, सो नो वन टेक इंडिया सीरियसली, बहुत ज्यादा कोई ध्यान से इंडिया की बातों को नहीं सुनता था। लेकिन अब समय बदल गया है, व्हेनेवर इंडिया स्पीक इन एनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो सुना जाता है कि भाई भारत क्या कह रहा है। तो इतने बड़े मंच पर जब ग्लोबल इश्यूज को भारत उठाता है, जैसे इसी साल G20 का जो सेशन हुआ है उसमें भारत ने सबसे पहले अफगानिस्तान मुद्दे को उठाया। सबसे पहले भारत ने अफगानिस्तान में जो अभी गवर्नमेंट परिवर्तन हुई है, सत्ता परिवर्तित हुई है, उस पर बात की कि भाई ये जो है कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी बढ़ाएगी पूरे साउथ एशिया रीजन में, सो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट तालिबान की नहीं बननी चाहिए, इस मुद्दे को उठाया। अदर देन दिस कि जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस का के माध्यम से फंडिंग हो रही है, थर्ड वर्ल्ड नेशंस में टेररिज्म ज्यादा पनप रहा है, ठीक है, और वहां पर इंटरनेशनली जो उनको फंडिंग हो रही है उसको कैसे रोका जा सकता है, इस मुद्दे को भारत ने उठाया है, ठीक है। अदर देन दिस अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी जैसे मुद्दों को स्पेशली कोविड-19 के बाद बड़ी तेजी से फैले हैं, इसको कैसे आगे रिजॉल्व किया जा सकता है, इन तमाम इश्यूज पे बात की गई, ठीक है। तो
एक मंच भारत को प्रोवाइड होता है G20 के माध्यम से। अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू फोस्टर इट्स प्रेजेंस इंटरनेशनल अरीना। देखिए, मैंने कहा G20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, क्योंकि लीडिंग इकोनॉमीज, जो डेवलप इकोनॉमीज हैं वो भी, और जो ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और ये सभी इकोनॉमीज अपने अपने रीजन में जो है लीडिंग इकोनॉमीज हैं। तो इनके बीच में अगर आप अपनी बात रख रहे हैं और बड़ी दृढ़ता से अपनी बात रख रहे हैं और ये सभी सुन रहे हैं, तो इंटरनेशनली साख भी आपकी बढ़ती है, आपकी इमेज जो है इंटरनेशनली और स्ट्रेंथन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा, नाउ जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा बन रहा है, भारत की राय, भारत का दृष्टिकोण, अप्रोच उसमें शामिल रहेगा। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो इंडिया का है। इसके अलावा और बहुत से एरियाज को भी इसमें शामिल अब धीरे धीरे किया जा रहा है। सो ये कुछ G20 से रिलेटेड जानकारियां थी। G20 ट्राइका के कंटेक्स्ट में हमने बात की, और इसी से इंडिया की सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ेगी इस ग्रुप में, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट एन आइडिया अबाउट दिस होल टॉपिक। और डेली हमारे सेशंस को आपने जरूर अटेंड करना है, क्योंकि ये आपके जो मेन से रिलेटेड, आपके ये जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो इस साल मेंस देंगे या फिर जो फर्दर भी एग्जाम्स में अपेयर होंगे। हमारे ये सभी सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, तो जरूर इन सेशंस को आप अटेंड कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।